यार आपकी जिंदगी कभी इतनी बर्बाद भी हो सकती है कि आपको अपनी मौत का ढोंग करना पड़े। आपको लग रहा होगा कि किसी संगीन जुर्म में पकड़े जाने के बाद भी कोई इस हद तक जाने की सोच सकता है, लेकिन भाई हैरानी करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने छोटी छोटी अजीबोगरीब और पागलों जैसी बातों पर भी खुद की मौत का नाटक किया है। शादी से बचने के लिए, अपने दोस्तों को डिश करने के लिए, या फिर सिर्फ सेल फोन के फाइन से बचने के लिए। इन बेवकूफ़ों के लिए कोई भी वजह छोटी नहीं है, और कैसे कुछ लोगों ने अपनी मौत का नाटक किया, ये लगभग उतना ही क्रेजी है जितना उसका कारण है। तो भाई दिल थाम कर बैठ जाइए और हर झटके के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं सबसे क्रेजी तरीके और स्टूपिड कारण जिसके लिए उन लोगों ने खुद की मौत का नाटक किया। कर्ज को चकमा। अगर इस वीडियो का टाइटल होता मेरे फोन सर्विस प्रोवाइडर से मुझे ये शिकायत है, तो भाई ये 4.5 घंटे लंबा होता। हर किसी के पास फोन कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले फ्रस्ट्रेशन से निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन शिकागो के कोरी टेलर ने अपने प्रोवाइडर वेरीजोन पर अपनी भड़ास एक अलग ही लेवल पर निकाल दी। 2007 की बात है। कोरी को पता चला कि वेरीजोन के साथ अपने लॉन्ग टर्म फोन कॉन्ट्रैक्ट से जल्दी बाहर निकलने के लिए उसे $175 चुकाना होगा, और पैसे भरने का उसका बिल्कुल मूड नहीं था। इसलिए उसने कोई सस्ता रास्ता ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि वायरलेस कंपनियां अपने मृत ग्राहकों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर देती हैं। तो भाई टेलर ने एक नकली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया और उसके एक दोस्त ने इसे वेरीजोन को फैक्स कर दिया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के लिए ये तरकीब वाकई काम कर गई, या यूं कहें कि तब तक जब तक कि वेरिजोन के शातिर बिलिंग विभाग को शक नहीं हुआ। वो लोग तो इस तरह के स्टंट से निपटते ही रहते हैं भाई। उन्हें शंका हुई कि कोरी शायद मरा ही नहीं है। आखिर में कोरी को $175 खर्च करने पड़े। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ कोरी, हालांकि कोशिश अच्छी थी। नेता या फैंटम। 2010 में मैक्सिकन पुलिस ने लेनिन कार्बालिडो के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कुछ संगीन आपराधिक कामों में वो शामिल था, लेकिन 8 दिन के बाद वारंट रद्द कर दिया गया। आप पूछेंगे क्यों? वेल, कार्बालिडो के परिवार ने पुलिस को उसका डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दिया, जिसमें कहा गया था कि डायबिटिक कोमा में जाने के बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने सोचा कि एक मृत व्यक्ति का पीछा करते रहने का कोई फायदा नहीं था, और अगले 3 वर्षों तक लेनिन कार्बालिडो को मृत मानते रहे। अब सीधे आ जाते हैं जुलाई 7, 2013 में। छोटे से शहर सैन अगस्टिन अमातेंगो में सारे लोग अगला महापौर चुनने के लिए जमा हुए हैं। सबसे फेवरेट है मैक्सिको की डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन पार्टी की उम्मीदवार। उन्होंने 11% अंतर के साथ जीत हासिल कर ली। नंबर आ चुके थे, सभी मतपत्रों की गिनती हो चुकी थी, और सैन अगस्टिन अमातेंगो के अगले मेयर कौन थे? जी हाँ, आपने सही सोचा, लेनिन कार्बालिडो। जैसा कि बाद में पता चला, कार्बालिडो ने नकली दस्तावेज और झूठी गवाही से अपनी पार्टी को बेवकूफ बनाया था। अब आप सोच सकते हैं कि कार्बालिडो बेवकूफ था जो फर्जी मौत के बाद इस तरह सार्वजनिक रूप से सामने आ गया। लेकिन भाई ये पुलिस के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, जो उसे तब तक खोजने में विफल रही जब तक कि वो एक छोटे शहर का मेयर नहीं चुना गया। मेयर कार्बालिडो को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ लगे अपराधों के मुकदमे के लिए उसे भेज दिया गया। यार इस आदमी के झूठे होने पर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, आखिर वो नेता ही तो बना। बीमार परिचित। क्या आपने कभी खुद को ऐसे लोगों के ग्रुप के साथ फंसा हुआ पाया है जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है? बिना कोई उचित कारण बताए उनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि कारण ढूंढना भी मुश्किल ही है मेरे भाई। न्यू पोर्ट रिची फ्लोरिडा के 27 वर्षीय एलिसन मटेरा ने कुछ इसी तरह का सबक सीखा। एलिसन अपने लोकल चर्च में एक ग्रुप का हिस्सा थी। जब उसने उन्हें बताया कि उसे टर्मिनल कैंसर होना डायग्नोज हुआ है, तो वे लोग शॉक हो गए, और उसने कहा कि उसका इलाज बहुत भयानक चल रहा है, मतलब बहुत ही बुरा, और ये कि उसने अपना अंत स्वीकार कर लिया और अब वो जीवन के आखिरी दिन हॉस्पिटल में काटेगी। इसका मतलब था कि एलिसन को दुखद रूप से चर्च ग्रुप छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ग्रुप को हॉस्पिटल की नर्सों के फोन कॉल आने लगे एलिसन की हेल्थ के अपडेट देने के लिए, और फिर बाद में उन्हें सूचित किया गया कि एलिसन की ट्रेजिक डेथ हो चुकी है। लेकिन भाई ग्रुप को शक हो गया। कुछ लोगों ने नोटिस किया कि जितनी नर्सों ने उनसे कांटेक्ट किया, उन सभी की आवाज़ एलिसन जैसी थी। और फिर जब उन्होंने सारे लोकल हॉस्पिटल और फ्यूनरल होम्स में कॉल किए, तो किसी को भी उसके बारे में पता नहीं था। फिर भी अंतिम संस्कार प्लान के मुताबिक ही होना शुरू हुआ। जब ग्रुप वाले अपनी दोस्त का शोक मना रहे थे, तब एक अजीब सी औरत फ्यूनरल पार्लर में दिखाई दी, और भाई ये संदिग्ध रूप से एलिसन मटेरा जैसी दिख रही थी। हालांकि उसने खुद को एलिसन की बहन बताया, लेकिन ग्रुप एक पल के लिए भी मूर्ख नहीं बना। पुलिस जल्दी ही एलिसन के अपार्टमेंट में गई, जहां उसने कबूल किया कि उसकी बीमारी उसे चर्च ग्रुप से अलग करने के लिए बनाया गया एक धोखा है, और वो लगभग इसमें सफल हो चुकी थी। लेकिन भाई उसने बेवकूफ़ी ये कर दी कि खुद की मैयत में जा पहुंची, ये देखने के लिए कि कितने लोग आए हैं। घबराया हुआ मंगेतर। यूनाइटेड किंगडम की एलेक्स लैंकेस्टर को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था जब कनेक्टिकट में कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो अपने सपनों के शहजादे टकर ब्लैंडफोर्ड से मिली। दोनों के बीच एक तूफानी रोमांस हुआ जिसने एलेक्स को दीवाना बना दिया।
एलेक्स के शब्दों में टकर एक परफेक्ट जेंटलमैन था। हालांकि ये सब इतना खूबसूरत था कि यकीन नहीं होता, लेकिन एलेक्स और टकर के प्लान में एक अड़चन थी। वो एक स्टूडेंट थी और उसकी वीजा एक्सपायर होने पर उसको यूके वापस जाना होगा, लेकिन टकर उसका परफेक्ट सॉल्यूशन लेकर आया। जैसे एलेक्स हमेशा के लिए अमेरिका छोड़ने वाली थी, उसका बॉयफ्रेंड उसका मंगेता बन गया। जी हाँ, टकर ने उसे प्रपोज कर दिया और एलेक्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब वो यूके लौटी तो एलेक्स ने हर दिन टकर से फोन पर बात की। उन्होंने कनेक्टिकट में अपनी शादी का प्लान किया। एलेक्स ने अपने सपनों की शहजादी को ड्रेस भी खरीद ली, लेकिन सभी फेरी टेल्स के हैप्पी एंडिंग नहीं होती मेरे भाई। एक दिन एलेक्स को टकर के पिता का एक अनसोचा फोन आया। उन्होंने उसे सूचित किया कि उसके मंगेतर की मौत हो गई है। एलेक्स को बताया गया कि टकर को भयानक मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की कोशिशें बेकार चली गईं। वो स्वर्ग से हार गया। जाहिर है कि एलेक्स की तो दुनिया ही उजड़ गई। कुछ दिन बाद जब वो अपने शोक से संभली तो कंडोलेंस देने के लिए उसने टकर की मां को फोन लगाया, लेकिन जब टकर की मां ने फोन उठाया तो उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका बेटा मर चुका है। उसने एलेक्स को सूचित किया कि जहां तक उसे मालूम है वो जिंदा और स्वस्थ था। आपने सही सोचा भाई, टकर मरा नहीं था। उसका मन बदल गया था और इसलिए उसने फोन पर अपने पिता की आवाज बनाई और अपनी मौत की झूठी खबर दी ताकि इस शादी से बच जाए। जब एलेक्स ने उसको पकड़ा तो टकर ने माफी मांगी, वो भी मैसेज करके। और भाई शादी में एलेक्स से लिए हुए $1200 का आधा अमाउंट दे दिया। उसे ये भी सही लगता है, अपनी मौत का ढोंग करने के बजाय उसे एलेक्स को सब कुछ सच बता देना चाहिए था, जो उसका शादी से कतराने का असली कारण था। यार क्या इंसान है ये भी। लेकिन यार झूठ और धोखा खाने के बावजूद एलेक्स ने अपने दर्दनाक एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बना दिया। अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाती हैं। शादी का फेवर, हाँ जी हाँ, अगर आपने किसी झूठे मनोरोगी से शादी के नाम पर धोखा खाया है तो क्यों ना दूसरों की शादी को सुखदायी बनाने के बारे में सोचा जाए। अगर इस कहानी से आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो भाई इस चैनल को ही कमिट कर दो सब्सक्राइब करके। आप हमारे बिग डे को कुछ ज्यादा स्पेशल बना सकते हैं ये वीडियो लाइक करके। यार अब बोल भी दो कि आप मेरे साथ खुश रहोगे तो हो गया सब फैंटास्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली फर्जी मौत पर। जुबान फिसल गई। स्टीफन के अलावे उतना ही अमीर था जितना ब्रिटेन में एक ईमानदार आदमी हो सकता है। वो अपने मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग बिजनेस से हर साल 1 लाख पाउंड, जो लगभग $1,30,000 होता है, कमा रहा था। साथ ही साथ वो 10 लाख पाउंड मतलब $13 लाख के प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का भी मालिक था। लेकिन अपनी कंफर्टेबल लाइफ के बावजूद स्टीफन को जहां मौका मिलता वहां से पैसा कमाने का सोचता। अपने बड़े से प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो का यूज करते हुए स्टीफन ने 43,000 पाउंड यानी $60,000 सरकार की वेलफेयर स्कीम से हथिया लिया। ये पैसा जरूरतमंद परिवार के लिए रखा गया था। लेकिन जैसे अधिकारियों ने 2008 में इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, अचानक खबर आई कि मॉस्को में फैमिली ट्रिप के दौरान उसकी मौत हो गई। कुछ महीने बाद स्टीफन की पत्नी नेली एक कलश, एक मृत्यु प्रमाण पत्र और स्टीफन की 3 जीवन बीमा पॉलिसीज लेकर रूस लौटी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं था। पता चला कि मियां बीवी ने उस पैसे का इस्तेमाल जो स्टीफन ने सरकार से चुराया था नेली के नए ब्रेस्ट इम्प्लांट में लगा दिया। नेली को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और धोखाधड़ी के 3 मामलों, मनी लॉन्ड्रिंग के 2 मामलों का चार्ज लगाया गया। लेकिन बात वहां पर खत्म नहीं हुई। स्टीफन की बदकिस्मती से उसके माँ बाप ने बातों में गलती से बोल दिया कि 2009 में वो ब्राइटन में 3 बार उससे मिलने आया था। ये उसकी मौत के 1 साल बाद की बात है भाई। इंटरनेशनल लेवल पर ढूंढने के बाद स्टीफन बैंकॉक थाईलैंड में छुपा हुआ मिला। पकड़े जाने के बाद उसने अपना असली प्लान कबूल कर लिया। प्लान था कि वो अपनी मौत का ढोंग करेगा, जिससे नेली उसके लाइफ इंश्योरेंस के 20 लाख पाउंड यानी $26 लाख क्लेम कर देगी। फिर वो दोनों किसी दूसरे देश में फिर से साथ हो जाएंगे। लेकिन भाई जब नेली की गिरफ्तारी हुई और सबको शक होने लगा कि स्टीफन शायद मरा नहीं है, तो इस प्लान को छोड़ना पड़ा। सारा पैसा आखिर में बरामद कर लिया गया और प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो भी जब्त कर लिया गया। इस मुसीबत के बाद तो लगता है स्टीफन और नेली को खुद की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत थी भाई। मरते दम तक पनामा में छिपे रहो। एनी और जॉन डार्विन एकदम नॉर्मल से इंग्लिश शादीशुदा कपल थे, लेकिन फिर एक दिन अनहोनी त्रासदी ने उनकी जिंदगी पलट दी। 2002 में समुद्र में एक डोंगी दुर्घटना में जॉन डार्विन की दुखद मौत हो गई। बेचारी एनी को अपने बेटों को ये बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उनके पिता एक डोंगी में सवार हुए थे और फिर कभी बाहर नहीं आए। लेकिन भाई जॉन तो जिंदा था और केवल इतना ही नहीं बल्कि एनी भी इस चाल में शामिल थी। कुछ खराब इन्वेस्टमेंट करके उन पर भारी कर्ज चढ़ चुका था, इसलिए डार्विन दंपत्ति को फौरन पैसों की जरूरत थी। एनी के मुताबिक जॉन अक्सर रातों रात अमीर बनने की स्कीम ढूंढता रहा और उसने अपनी ही मौत का नाटक कर दिया ताकि एनी जीवन बीमा क्लेम कर सके और दोनों के कर्ज का भुगतान कर सके। डोंगी के एक्सीडेंट का नाटक किया गया और फिर जॉन ट्रेन से देश के दूसरे कोने में छिपने के लिए चला गया। लेकिन भाई 2003 में पैसे खत्म हो गए और जॉन को घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन एनी एक विधवा होने का ढोंग ही करती रही, यहाँ तक कि अपने बेटों के सामने भी। और भाई उसके दिवंगत पति ने एक बेडशीट में रहना शुरू कर दिया जो उनके घर के बगल में था। उनमें दोनों घरों को जोड़ने वाला
एक छुपा हुआ रास्ता था। डार्विन दंपत्ति इस खेल को कुछ समय तक चलाते रहे, लेकिन वे जानते थे कि ये एक लॉन्ग टर्म का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने तय किया कि बेस्ट ऑप्शन है देश छोड़ना। एनी ने जॉन को एक नकली पासपोर्ट हासिल करने में मदद की। उनकी मंजिल थी मध्य अमेरिका देश पनामा। जब एनी ने अपने बेटों को बताया कि वो पनामा जा रही है तो वे खुश हुए और उसके गम हल्का करने के लिए कच्चे कदम के रूप में उसको देखा गया। पनामा में डार्विन दंपत्ति उस बीमे के पैसों से शानदार हाई क्लास लाइफस्टाइल जी सकते थे जो उन्होंने ठग लिए थे। बस इस प्लान में एक अड़चन ये थी कि भाई उन्हें वीजा की जरूरत थी, और एक वीजा के लिए रजिस्टर करने का मतलब था आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ये अकेली समस्या नहीं थी भाई। डार्विन दंपत्ति के करीबी लोगों ने जॉन की मौत को लेकर कुछ अजीब अनसुलझी घटनाओं पर गौर किया था। एक तो ये कि एनी की एक सहकर्मी को उस समय शक हुआ जब उसने एनी की बातचीत को सुना। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मृत पति से बात कर रही हो। दूसरा ये कि उनके खुद के बेटे को उस समय शक हुआ जब उसे एक किताब गिफ्ट की गई जो उसके दिवंगत पिता की थी, लेकिन ये उनकी मौत के एक साल बाद 2003 में प्रकाशित हुई थी। अब लोगों की गुजर वुजर बढ़ने लगी और जॉन की मौत के खिलाफ सबूत बढ़ रहे थे। डार्विन दंपत्ति को उसे वापस जिंदा बताना था, लेकिन इस तरह जिससे सवाल ज्यादा ना उठाए जाएं। तो भाई 1 दिसंबर 2007 को क्रिसमस शॉपर्स की भीड़ के बीच से गुजरता हुआ बिखरे हुलिये वाला एक पागल सा आदमी देखकर लोग चौकन्ने हो गए। जब किसी ने उससे पूछा कि वो ठीक तो है ना, तो उसने कहा कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया है। फिर जैसे पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, उस व्यक्ति को जिसे भूलने की बीमारी थी, खुलासा किया कि उसे संदेह है कि वह एक लापता व्यक्ति हो सकता है। जी हाँ, ऐसा लग रहा था कि जॉन डार्विन को नई जिंदगी मिल गई थी। उनके इस चमत्कारी सर्वाइवल ने पत्रकारों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने नोट किया कि एनी अचानक कहीं नहीं दिख रही। उनको आश्चर्य हुआ कि वो अपने खोए हुए पति का स्वागत करने के लिए मौके पर क्यों नहीं थी। पत्रकारों ने आखिरकार एनी को पनामा में छिपा हुआ पाया। तभी उन शकीले पत्रकारों को डार्विन कपल की एक साथ ली गई फोटो मिली। ये पनामा में उस घर के सामने पोज देती हुई थी जिसे वो खरीदना चाहते थे। बस भाई इतना ही काफी था। मैनचेस्टर हवाई अड्डे पर उतरते एनी को गिरफ्तार किया गया और दोनों डार्विन्स को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और लगभग 6.5 साल जेल की सजा सुनाई गई। 2010 तक उनके कारावास के 2 साल बाद एनी ने जॉन को सूचित किया कि उनकी शादी अब खत्म हो चुकी है। उसने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसको समझ आ चुका था कि अपने मनोरोगी पति की बात कभी नहीं माननी चाहिए। एनी ने 2011 में जेल से रिहा होने पर उससे तलाक ले लिया। हालांकि पनामा में कभी जिंदगी नहीं बसाई, लेकिन एनी ने जेल में ही नई क्वालिफिकेशन हासिल कर ली, जिससे उसने एक नई जिंदगी बना ली। दूसरी ओर जॉन ने एक और औरत को शादी के जाल में फंसा लिया। यार, या तो वो दुनिया की सबसे सहनशील औरत होगी या सबसे बेवकूफ। लाश का बीमा। 2 नवंबर 1995 को जापान के ताकाशी मोरी पर इंश्योरेंस धोखाधड़ी का आरोप लगा, लेकिन जैसा कि आपको समझ आ चुका होगा, ये फाइनेंशियल हेराफेरी का कोई पुराना मामला नहीं था। 1 साल पहले फिलीपींस की मनाली खाड़ी से गुजरते हुए मोरी ने देखा कि समुद्र तट पर एक लाश बहकर आ गई। अब ऐसे में ज्यादा लोग या तो चिल्लाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे या दोनों करेंगे, लेकिन भाई मोरी का रिएक्शन पूरी तरह से अलग था। यह उसके लिए फटाफट पैसा बनाने का मौका था। जब फिलीपीन होमिसाइड डिवीजन के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे तो मोरी ने उन्हें रिश्वत देकर फर्जी ऑटोप्सी रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिए। मौत किसकी हुई थी इसकी पहचान करने के बजाय मोरी चाहता था कि ऑटोप्सी रिपोर्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र खुद के नाम के बन जाएं। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया और राख को जापान भेज दिया गया, जहां मोरी के बेटे ने $65 लाख का लाइफ इंश्योरेंस क्लेम कर दिया। अब तक मोरिस के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर भाई पता चला कि वो लाश जिसकी भी थी, मोरी परिवार ने उसके क्रिमिनेशन में बहुत जल्दबाजी की थी। जापानी दूतावास के अधिकारियों ने देखा कि उन्हें सूचित किए जाने से पहले ही दाह संस्कार कर दिया गया था और शव को जलाने की अनुमति दे दी गई थी, जिससे गंभीर शक पैदा हुआ। कुछ ही समय बाद पुलिस ने मोरी को अपनी बहू के घर में छिपा हुआ पाया, जो कि फिलीपींस में रहती थी। उसका खेल अब खत्म हो चुका था। मोरी की पत्नी बेटे को मुकदमे के लिए जापान से फिलीपींस रिपोर्ट कर दिया गया और मोरी पर बीमा धोखाधड़ी के एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही निराला आरोप लगा दिया गया। फाइनेंशियल फेड आउट। लेट 90s और 2000 के दशक की शुरुआत के दौरान सैमुअल इजराइल थर्ड ने इलीगल पूंजी स्कीम्स के जरिए इन्वेस्टर्स से $45 करोड़ की भारी धोखाधड़ी की। एक समय तो वो $32,000 प्रति माह किराए के मकान में भी रह रहा था भाई, और वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के भविष्य के 45वें राष्ट्रपति के मकान में। ये वाकई कुछ गड़बड़ी घोटाले वाला बिजनेस था। जब उसकी इलीगल स्कीम्स कानून की नजरों में आई तो सैमुअल को गबन और धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया। उसने 2005 में गुनाह कबूल कर लिया और 2006 में दिवालियेपन के लिए फाइलिंग कर दी। 2 साल बाद उसे 20 साल की जेल की सजा दी गई। ये फैसला आज तक दिए गए सफेद पोश अपराध के लिए सबसे कठोर दंडों में से एक है, लेकिन इससे पहले कि उसका जेल जाने का समय शुरू होता, सैमुअल गायब हो गया। उसने जो एकमात्र सुराग छोड़ा वो थी उसकी कार, जिस पर उसने बड़ी गम भरी विदाई लिखी थी। गवाहों के मुताबिक सैमुअल को यकीन था कि ये उसकी मौत की पुष्टि करने और पुलिस को उसका पीछा करने से रोकने के लिए काफी था। हालांकि
हालांकि वो ये बात भूल गया था कि जब तक लाश नहीं मिलती पुलिस उसे खोजती रहेगी। जुलाई 2008 तक सैमुअल को लगने लगा था कि वो किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो वास्तव में मर गया। वो मैसाचुसेट्स पुलिस स्टेशन में एक स्कूटर पर आया और खुद को सरेंडर कर दिया। फिर पता चला कि वो एक महीने से ज्यादा समय से एक लोकल कैंप साइट में छिपा हुआ था, लेकिन फिर एडिक्शन, अपराध बोध और अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में फीचर होने के मिले जुले असर से उसने घुटने टेक दिए और जल्दी न्याय कर दिया गया। तो भाई सैमुअल इजराइल ने तो अपने पास्ट को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसके पास्ट ने फिर से उसको पकड़ लिया। मैडमैन डिसीज। डाफने सिम्पसन को जनवरी 2013 का वो दिन याद रहेगा जब उनके पति जोस सल्वाडोर लैंटिगुआ ने उन्हें एक भयानक खबर दी थी। जोस ने खुलासा किया कि उन्हें मैड काउ डिजीज हो गई है। उनके पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने थे, लेकिन जोस के अनुसार उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई थी। एक सर्जिकल प्रोसीजर थी जिससे उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन यह अमेरिका के उस हिस्से में अवेलेबल नहीं थी जहाँ वो लोग रहते थे। इसलिए इस जोखिम भरे इलाज से गुजरने के लिए जोस को फ्लाइट से कोलंबिया तक जाना पड़ा। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी तैयारियां करनी शुरू कर दी, लेकिन उनके जाने के कुछ समय पहले जोस ने असलियत उगल दी। उसने अपनी पत्नी से कबूल किया कि उसे मैड काउ डिसीज बिल्कुल नहीं थी, लेकिन उसकी खुफिया मिलिट्री अतीत उसके पीछे लगी रही। अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि वो एक ऐसी टीम में शामिल था जिसने एक बड़े क्राइम गैंग का भंडाफोड़ किया था और अब एक भ्रष्ट CIA एजेंट है जो उसके राज को खोलने की धमकी दे रहा है। अगर उस कमीने एजेंट की ब्लैकमेल की डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो उस क्राइम बैरन के परिवार को उसकी पहचान बता देगा। अब जो उसके हिसाब से इसका एकमात्र सॉल्यूशन था मैड काउ डिसीज और बॉर्डर पार करना। उस साल अप्रैल में जोस ने वेनेजुएला के तट पर करीब मार्गरीटा टापू के लिए उड़ान भरी और नकली मृत्यु प्रमाण पत्र और दाह संस्कार का सर्टिफिकेट खरीद लिया। उस महीने के अंत में डाफने भी फ्लाइट से गई और फर्जी दस्तावेजों को दूतावास ले गई। फिर जब डाफने अमेरिका लौटी तो उसने कुल $66 लाख के 7 जीवन बीमा के क्लेम कर दिए, जिसमें दावा किया गया कि जोस मैड काउ बीमारी से मर गया। उस $66 लाख में से डाफने को लगभग $9 लाख मिले। 2013 में शरद में डाफने एक क्रूज से बहामास गई और जोस उससे मिलने के लिए पहुंचा। बहामास में उस कपल ने किसी को उन्हें छिपकर वापस अमेरिका ले जाने के लिए $5000 दिए। एक बार वहां पहुंच गए तो जोस ने अपना नाम बदलकर हैरी फील्ड्स कर लिया और वो जोड़ा क्रिसमस के समय में उत्तरी कैरोलिना में रहने लगा। लेकिन भाई जोस ने फर्जी ID से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की भी कोशिश की। अधिकारियों ने जल्दी देखा कि उसकी इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ी है और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने जोस की असली पहचान कर ली। उनका खेल खत्म हो गया और कपल को गिरफ्तार कर लिया गया। जोस को बहुत लंबे समय के लिए जेल हुई और डाफने को प्रोबेशन पर 5 साल की सजा सुनाई गई। और वो CIA एजेंट वाला जोस का अतीत पूरी तरह फर्जी था। ये सब सिर्फ पैसों के लिए था भाई, लेकिन मैं बस ये जानने के लिए मर रहा हूँ कि उसने सभी चीजें छोड़कर मैड काउ बीमारी को ही क्यों चुना यार। शायद इसलिए क्योंकि स्टेक बहुत हाई थे। एक सांसद की जिंदगी। 1959 में ब्रिटेन के सांसद जॉन स्टोनहाउस वेस्टमिंस्टर से दूर छुट्टियां मना रहे थे। इनफैक्ट वो इसका इतना आनंद ले रहे थे कि एक होटल के कमरे में एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों का भी थोड़ा मजा लूट रहे थे। ये आज के जमाने में एक राजनेता का करियर खत्म कर सकता है, लेकिन 1959 में तो भाई ये आपकी सार्वजनिक रेपुटेशन को बर्बाद करने के लिए पक्का तरीका था। इसलिए आप स्टोनहाउस के ख्वाब को इमेजिन कर सकते हैं जब उसने छत की ओर देखा और उसे एक कैमरा दिखा जो पूरी तरह रिकॉर्ड कर रहा था। कैमरा स्टेटनी बेस्पेक्नोस्ट का था, अंग्रेजी में कहें तो चेकोस्लोवाकिया की खुफिया पुलिस, और इसलिए स्टोन हाउस को अगले 10 वर्षों तक चेक सरकार के लिए जासूसी करने के लिए ब्लैकमेल किया गया। स्टोन हाउस की जासूसी का 1969 तक पता नहीं चला, लेकिन फिर उसका राज अचानक उजागर हो गया। एक सीक्रेट एजेंट के रूप में भंडाफोड़ होने की संभावना और कर्जदार होने की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की जांच होने की स्थिति से बचने का स्टोन हाउस के पास सिर्फ एक ही रास्ता था। यार इस पॉइंट तक आप उसका अगला कदम गैस कर ही लेंगे, है ना। 1974 की एक सुबह स्टोन हाउस ने मियामी बीच पर अपने कपड़े उतारे और समुद्र में उतर गया। फिर समुद्र के अगले किनारे पर उसने एक छिपा हुआ सूटकेस उठाया, अपना चश्मा बदला और एक मरे हुए व्यक्ति के पासपोर्ट लेकर हवाई अड्डे के लिए निकल गया। वहां ब्रिटेन में सभी ने मान लिया कि स्टोन हाउस को एक शार्क ने खा लिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स में 1 मिनट का मौन रखा गया, जबकि स्टेन हाउस हवाई में मस्त और अच्छी लाइफ जी रहा था। वहां थोड़ा रहा, फिर मॉस्को गया, फिर ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गया। कुछ महीने बाद ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों ने देखा कि सेविल रो सूट पहने और द टाइम्स पढ़ते हुए एक आदमी किसी ब्रिटिश जैसा लग रहा था। बेशक ये सिर्फ एक ही आदमी हो सकता था भाई, एक खास ब्रिटिश राजनेता जो रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था और पूरी दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया था। वो जिंदा था या मर गया? आखिरकार गिरफ्तारी का वक्त आ ही गया लॉर्ड लुकान की। लेकिन एक मिनट, लॉर्ड लुकान तो एक कुख्यात रईस आदमी था जो अपने बच्चे की आया की हत्या के बाद गायब हो गया था। ये उस दशक का एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल था। ऑस्ट्रेलिया अधिकारियों ने माना था कि आखिरकार उन्होंने संयुक्त उसको ढूंढ लिया है, लेकिन लॉर्ड लुकान तो आज तक नहीं मिला भाई। उन्होंने तो स्टोन हाउस को ढूंढ लिया था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर स्टोन हाउस को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपनी पहचान स्वीकार की, उसे ब्रिटेन लौटा दिया गया और धोखाधड़ी के आरोप में जेल भेज दिया गया। हालांकि अन्य लोगों के मुकाबले स्टोन हाउस के पास अपनी मौत का ढोंग करने का सॉलिड रीजन था, लेकिन भाई उसका पतन भी भयानक था।
कार क्रैश प्रपोजल। जब रूस के ओम्स के अलेक्सी बायकोव ने अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने का फैसला किया तो उन्होंने इसे करने का एक बहुत ही अटपटा तरीका खोजा। जो दिन उसने अपनी मर्जी पूछने के लिए चुना था, उस दिन उसने अपनी प्रेमिका इराना को एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर आने के लिए कहा। लेकिन जब इराना स्पॉट पर पहुंची तो उसे कोई रोमांटिक डिनर या घुटनों पर बैठा अलेक्सी नहीं मिला, बस पूरी तरह से घमासान मिला। हर जगह क्रैश हुई कारें थी, उथल पुथल के बीच से दौड़ती हुई एम्बुलेंस और आसमान में धुआं उड़ रहा था। फिर इरीना ने अलेक्सी को सड़क के बीच में पड़ा हुआ देखा। उसे बताया गया कि अलेक्सी चल बसा है। उसकी दुनिया उजड़ गई और वो रो पड़ी। लेकिन फिर अलेक्सी जादुई रूप से जिंदा हो गया। वो अपने एक घुटने पर बैठ गया और अपनी प्रेमिका को प्रपोज किया। जी हाँ, अलेक्सी ने एक स्टंटमैन, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक स्क्रीन राइटर, यहाँ तक कि एक डायरेक्टर को हायर किया ताकि कार एक्सीडेंट में अपनी मौत का नाटक कर सके। इरीना ने बाद में कहा कि उसका खून करने की इच्छा हो रही थी उसके इस भयानक, महंगे, नार्सिसिस्ट और मेरे हिसाब से टॉक्सिक बिहेवियर के लिए। लेकिन इरीना ने फिर भी उससे शादी करने का फैसला किया। तो इस आदमी ने ऐसा क्यों सोचा कि इस तरह का एक पागल दर्दनाक नाटक ठीक था? एलेक्सी ने कहा कि वो चाहता था कि इरीना को एहसास हो कि उसके बिना उसका जीवन कितना खाली होगा। जानबूझकर अपने मंगेतर को सदमे और घबराहट में डालना और फिर इन भावनाओं को डिफाइन करना कि इरीना को कैसा लगेगा अगर वो उसे छोड़ देती है। यार, ये कोई अनदेखा करने वाली छोटी मोटी हरकत नहीं बल्कि बहुत बड़ा संकेत है। उम्मीद है भाई कि उनकी शादी उनके प्रपोजल जैसी कार क्रैश की तरह ना हो गई हो। तो भाई, आपको इनमें से कौन सी चाल सबसे क्रेजी लगी? और दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन अपनी शानदार स्कीम में लगभग सफल हो गया था? आपको जो भी लगता हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।